14 फरवरी 1990, सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे। आज हम बॉम्बे को मुंबई के नाम से जानते हैं, वहीं सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। एयरबस A320 का एक आधुनिक विमान जिसे इंडियन एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। 11:30 प्लेन अपने पार्किंग गेट के पास पहुंच गया। 7 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो गए। वहीं 139 पैसेंजर्स, जिनमें से 4 बच्चे भी शामिल थे। धीरे धीरे ये पैसेंजर्स भी प्लेन में सवार होने लगे। प्लेन का सारा सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुका था। इसे बॉम्बे से बेंगलोर एयरपोर्ट में जाकर लैंड करना था। एक शॉर्ट इंस्पेक्शन के बाद प्लेन तैयार हो गया टेक ऑफ करने के लिए। ATC के क्लियरेंस के बाद दोपहर के 12 बजे ये प्लेन उड़ान भरा। इस उड़ान से पहले भी ये 2 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था, बम्बई से गोवा और गोवा से वापस बम्बई। मतलब कि ये फ्लाइट उस दिन की तीसरी फ्लाइट थी। इंडियन एयरलाइन का ये विमान बिल्कुल ही नया विमान था। बस 1 साल पहले ही एयरबस ने इसे इंडियन एयरलाइन को डिलीवर किया गया था। करीब 1 घंटे के सफर के बाद ये प्लेन बेंगलोर एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो गया। अब बेंगलोर ATC ने इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 603 को गाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप रनवे 09 पर लैंड कर जाइए। लैंडिंग क्लियरेंस के बाद ATC इंतजार करता रहा कि अब प्लेन लैंडिंग करने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ATC को एक जोरदार आवाज सुनाई दिया। क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। हालत इतनी खराब थी कि ATC के पास कोई भी जरिया नहीं था कि वो फायर फाइटर्स को कॉल करके बता सके कि इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 605 क्रैश हो चुका है, जल्दी से वहां पर पहुंचो। 1990 के दशक में फोन भी उस वक्त हर किसी के पास नहीं हुआ करता था, इसलिए हादसे के बाद भी फायर फाइटर्स इस बात से अनजान थे कि कोई इंडियन एयरलाइन का विमान क्रैश हो चुका है। हादसे के कुछ ही देर बाद प्लेन में आग लग गई। धुएं से पूरा आसमान काला हो गया। इस धुएं को देखकर फायर फाइटर्स भी ये समझ गए कि शायद प्लेन क्रैश हुआ है। ये प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर पहले क्रैश हुआ था। आई विटनेस की माने तो ये प्लेन जरूरत से अधिक नीचे फ्लाई कर रहा था और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही ये उबड़ खाबड़ जमीन में हार्ड लैंडिंग किया, जिससे कुछ पल के लिए ये धरती पर तो उतरा, लेकिन समतल जमीन ना होने की वजह से वापस से ये प्लेन बाउंस कर गया और फिर से हवा में उठ गया। फिर हुई एक जोरदार टक्कर। इवन जो प्लेन का दोनों इंजन था वो भी उखड़कर अलग हो गया। हादसे के वक्त कुछ लोग भी मौजूद थे। ये मंजर देखकर उनका भी दिल सहम गया। इस भयानक हादसे के बाद भी प्लेन के अंदर बैठे लोग जिंदा थे, लेकिन अफसोस इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते, प्लेन में आग लग गई। तभी वहां मौजूद लोगों ने देखा कि प्लेन का एक दरवाजा खुला और कुछ लोग घायल अवस्था में भागते हुए प्लेन से दूर जाने की कोशिश करने लगे। यही वो 54 लोग थे जो किसी तरह से मौत के मुंह से बाहर निकल गए, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं था। कई लोग तो इतने बुरी तरीके से घायल हो चुके थे कि वो बाहर निकलने में भी सक्षम नहीं थे और प्लेन में लगी आग पल पल उन्हें जला रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फायर फाइटर्स की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई। ये आग तो बुझ गई, पर इतने देर से बुझाने की वजह से 92 लोगों के घरों के दिए भी बुझ गए, हमेशा हमेशा के लिए। दोनों पायलट्स भी इसी हादसे में मारे गए। 54 लोग जो बच गए वो सारे के सारे जख्मी हालत में थे। इवन 2 लोगों ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। इस तरह से इस हादसे में 94 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट की माने तो अगर इस प्लेन में आग नहीं लगती या आग लग भी गई तो समय पर इसे बुझा दिया जाता, फायर फाइटर्स की गाड़ियां समय पर आ जाती, तो शायद इतने लोग मारे नहीं जाते। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रैश की वजह से लोग नहीं मरते, बल्कि क्रैश के बाद लगने वाली आग उन्हें मार देती है। जब प्लेन के पैसेंजर सीट्स को देखा गया तो एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। प्लेन का कोलिजन इतना तेज था कि प्लेन का सीट बेल्ट ही टूटकर अलग हो गया। इस तरह से कई सारे पैसेंजर्स उछलकर सामने के सीट से टकराया होगा। खैर, हादसे के अगले दिन इन्वेस्टिगेशन की टीम अपने काम में लग गए।
प्लेन का जो अगला हिस्सा था वो पूरी तरह से पिचक चुका था। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में लग रहा था कि मे बी ये कंट्रोल सरफेस के वजह से हुआ होगा। कंट्रोल सरफेस के अंदर प्लेन के बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं और ये सारे पार्ट्स प्लेन को कंट्रोल करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक प्लेन नोज के बल जमीन से टकराया तो मे बी यहाँ पर एलिवेटर की खराबी हो सकती है, क्योंकि इसी एलिवेटर की वजह से प्लेन का नोज अप और डाउन होता है। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि एक प्लेन गोल गोल रोल करते हुए धरती से टकराया। यहाँ पर हो सकता है कि प्लेन के एलिरॉन्स में खराबी हो गई हो, क्योंकि यही एलिरॉन्स प्लेन को रोल कराने में मदद करता है। इसी तरह प्लेन में कई सारे पार्ट्स होते हैं जो प्लेन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टिगेशन की टीम को लग रहा था कि इन्हें किसी कंट्रोल सरफेस में खराबी हुई होगी, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला। प्लेन का सारा कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहा था। यहाँ पर एक सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि भाई क्रैश के बाद तो प्लेन टूटकर चूर चूर हो गया, तो फिर इन्वेस्टिगेशन की टीम को कैसे पता चलता है कि प्लेन का कौन सा सिस्टम खराब था और कौन सा अच्छा? तो देखो, इसके पीछे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का हाथ होता है। बेसिकली ये करता ये है कि हर वक्त ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करता रहता है, जैसे कि लैंडिंग के वक्त पायलट ने फ्लैप्स को ऑन किया या नहीं, अगर किया तो कितने बज के कितने सेकेंड में ऑन किया और फ्लैप्स को किस सेटिंग पर रखा। इवन ये रिकॉर्डर ये भी नजर रखता है कि पायलट ने अगर फ्लैप को 30 पर सेट किया तो क्या वाकई में प्लेन का फ्लैप 30 पर सेट हुआ या नहीं। अगर हो गया तो समझो ये सही से काम कर रहा है, अगर नहीं हुआ तो समझो कुछ गड़बड़ी है। बेसिकली क्रैश के बाद इसी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के डेटा को बारीकी से छानबीन किया जाता है। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 605 के केस में प्लेन का कंट्रोल सरफेस एकदम अच्छे से काम कर रहा था, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की टीम को इसके जांच के दौरान एक दूसरी खामी का पता चल गया। प्लेन के लैंडिंग के वक्त प्लेन का इंजन का थ्रस्ट आइडल पर था, यानी कि 0 पर सेट था और ये प्लेन ओपन डिसेंट मोड में उड़ रहा था। ये ओपन डिसेंट मोड प्लेन को क्रैश कराने के पीछे बहुत बड़ा रोल निभाया। तो आइए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लो कि मैं अपने प्लेन को लैंड कराने के लिए प्लेन को नीचे यानी कि डिसेंट करा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लेन को उड़ाने से पहले ही प्लेन के FMC यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सब कुछ प्रोग्राम कर दिया गया है कि कब कहाँ प्लेन को किस डायरेक्शन में मुड़ना है और कब प्लेन को नीचे लाना है। इसलिए प्लेन का कंप्यूटर खुद से ही प्लेन के स्पीड को इवन डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता रहेगा और एयरपोर्ट के पास आ जाने के बाद प्लेन का कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्लेन को डिसेंट कराना शुरू कर देगा। इसे हम एविएशन के लैंग्वेज में मैनेज डिसेंट के नाम से जानते हैं। मतलब कि इसमें सारा काम प्लेन का कंप्यूटर करता है। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। मान लेते हैं कि मौसम खराब हो गई या फिर कोई दूसरा प्लेन उसी रास्ते में आ रहा है। अब यहाँ पर ATC कहेगा कि भाई जिस रास्ते में जा रहे हो उसको थोड़ा चेंज करो। अब यहाँ पर पायलट मैनेज डिसेंट को ऑफ कर देगा और प्लेन ओपन डिसेंट मोड में चला जाएगा, यानी कि प्लेन मैनुअल मोड में चला जाएगा। यहाँ पर प्लेन का कंप्यूटर प्लेन को कंट्रोल करने में कोई भी रोल नहीं निभाता। इवन ओपन डिसेंट मोड में जाने के बाद प्लेन का कंप्यूटर इंजन के थ्रस्ट को 0 पर कर देता है, यानी कि आइडल पर कर देता है, ताकि पायलट अपने हिसाब से इंजन के पावर को कंट्रोल करे। वैसे भी प्लेन को नीचे उतारते वक्त पावर की जरूरत नहीं पड़ती। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 605 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्वेस्टिगेशन की एक टीम उन सारे बचे हुए पैसेंजर से पूछताछ करने में लग गए कि क्या लैंडिंग के वक्त प्लेन के इंजन से आवाज आ रही थी या नहीं। ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स ने कहा कि नहीं। इवन कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम नीचे गिर रहे हैं। इस पूछताछ के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम कंफर्म हो गए कि हो न हो ये हादसा ओपन डिसेंट मोड की वजह से हुआ होगा। पर सवाल ये था कि आखिर पायलट ओपन डिसेंट मोड में फ्लाई क्यों कर रहे थे। और चलो मान लेते हैं कि वो कर भी रहे थे, तो प्लेन के थ्रस्ट को आइडल पर क्यों रहने दिया। अगर वो इंजन के पावर को बढ़ाते तो आसानी से ये एयरपोर्ट में पहुंच सकता था। इन सब बातों का पता लगाने के लिए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बारीकी से छानबीन किया जाने लगा। उधर ATC से भी पूछताछ की गई। ATC ने कहा कि प्लेन में सब कुछ ठीक था, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ये प्लेन 5